नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सौगात देते हुए आज 6 क्रैश कोर्स वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कोर्स के जरिए देश भर में 2 महीने में 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। 273 करोड़ रुपए की यह योजना, इसके तहत देश में 1 लाख लोगों को 26 राज्यों के 111 सेंटर्स पर 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उनके कौशल को निखार कर उन्हें कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत उम्मीदवारों को निःशुल्क ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, भोजन आवास की सुविधा, काम पर प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड, प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षण पाने वालों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में काम करवाया जाएगा, यानी कि उन्हें रोजगार का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ देश में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, ऐसे में इन 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी जब ऑलरेडी डॉक्टर्स इतने दबाव में काम कर रहे हैं? क्या कुछ रोड मैप होगा? इन्हें कैसे स्किल में दक्ष किया जाएगा? या एक बार फिर से हम 1 लाख नीम हकीम खतरे जान पैदा कर देंगे? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर जानेंगे, समझेंगे हर एक पहलू खुद एक्सपर्ट से ही। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस महाअभियान को लेकर क्या कुछ कहा। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक महत्वपूर्ण अभियान का अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। कोरोना की पहली बैच के दौरान, जब पहला वेव था, उस दौरान देश में हजारों प्रोफेशनल्स स्किल डेवलपमेंट अभियान से जुड़े। इस प्रयास ने देश को कोरोना से मुकाबला करने की बड़ी ताकत दी। तो महाअभियान का ऐलान तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया, यह सौगात दे दी गई, लेकिन बहुत सारे सवाल फिर खड़े होते हुए। मसलन क्रैश कोर्स के बाद क्या होंगी चुनौतियां? बहुत बड़ा सवाल। क्रैश कोर्स का ऐलान तो कर दिया गया, 6 क्रैश कोर्स 2 से 3 महीनों के अंदर कराए जाएंगे, 1 लाख कोरोना वॉरियर्स तैयार किए जाएंगे। लेकिन इस कोर्स के बाद क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। धरातल पर कितनी प्रभावी होगी ये योजना, महत्वपूर्ण सवाल। क्या 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स काफी है? जिस तरह से डॉक्टर्स की कमी हमारे देश में पिछले कई सालों से देखने को सुनने को मिल रही है, बावजूद इसके कोई उस पर काम हो नहीं पा रहा है। और ऐसे में अब 1 लाख वर्कर्स क्या काफी रहेंगे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में? और कोरोना से तीसरी लहर से निपटने में इस योजना से कितनी मदद मिल पाएगी? क्रैश कोर्स के लिए सरकार का क्या कुछ रोड मैप रहेगा? क्या 1 लाख युवा खाली पदों की भरपाई कर पाएंगे? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी, वरिष्ठ चिकित्सक, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता कर्नल दयाशंकर दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश केसरी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस महाअभियान के जरिए बड़ी सौगात देने की बात फ्रंटलाइन वर्कर्स को कही जा रही है। आपके हिसाब से कितनी बड़ी सौगात ये जो योजना निकलकर सामने आ रही है, किस हद तक धरातल पर जब इंप्लीमेंट होगी तो कारगर साबित हो सकती है? देखिए, ये योजना तो अगर जिस तरीके से आप अभी समझा रही थी और जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अगर उसी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो ये योजना ज़रूर ही कारगर है। पैरामेडिकल स्टाफ और ख़ास तौर पे वेल ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ की हमारे देश में बहुत कमी है। क्योंकि जो देखा गया था, अभी जब अचानक अस्पतालों में कोविड के बेड्स को बढ़ा दिया गया तो पेशेंट की केयर नहीं हो पा रही थी। क्योंकि पेशेंट के पास जाना, उनको दवाई देना, उनको इंजेक्शन देना, उनको खाना देना, उनके वाइटल्स चेक करना, इसके लिए लोगों की बहुत कमी थी। लेकिन ये सब काम करने के लिए प्रशिक्षण इतने कम समय में देना बहुत मुश्किल है। अगर कोर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए और जिन लोगों का इसके लिए चयन किया जाए, उनको कुछ बेसिक नॉलेज हो, उनका कोई साइंस का बैकग्राउंड हो, तो हो सकता है कि 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद भी
वो मददगार हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में हमेशा ऐसा होता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये 1 लाख जो पैरामेडिकल स्टाफ या जो सपोर्ट वर्कर्स हैं वो निकलें और जगह जगह जैसे हमने देखा है झोला छाप डॉक्टर बन जाएं। तो सरकार को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का इलाज केवल पैरामेडिकल स्टाफ के हाथों नहीं किया जा सकता। इसके लिए ट्रेन्ड डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन डॉक्टर्स को सपोर्ट स्टाफ की भी आवश्यकता है, जिसकी हमारे देश में कमी है। अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाए और उसी प्रकार यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए जिस प्रकार अभी चर्चा हो रही है, तो ये निश्चित ही, यानी कि आपको शंका इसके ड्यूरेशन को लेकर भी है कि क्या ऐसा संभव है कि 2 से 3 महीनों के अंदर उस लेवल का ट्रेंड स्किल यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है जी, जो सालों साल पढ़ाई करने के बाद हासिल होता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो चर्चा हुई है और जो बयान आए हैं कि ये जो पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेन किया जाएगा, इनका लक्ष्य क्या होगा, ये फील्ड में आके क्या करेंगे, इनको कहाँ पे पोजीशन किया जाएगा, इनका क्या रोल होगा। तो जब हमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट इनको कहाँ पे रखना चाहती है, इनका क्या रोल होगा एपिडेमी में और बीमारी के ट्रीटमेंट में, और अगर कोविड ख़त्म हो जाए तो फिर आगे इनकी क्या यूटिलिटी रहेगी, इनका आगे भविष्य क्या होगा। मान लीजिए अभी कोर्स कर लेते हैं, अभी कोविड के दौरान 2-3 महीने 6 महीने की इनको नौकरी मिल भी जाती है, तो उसके बाद आगे जाके ये क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमारे समक्ष होनी चाहिए, तभी हम कोई सही राय इसके बारे में दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके लिए सीधे तौर पर मैं बीजेपी प्रवक्ता कर्नल दयाशंकर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करना चाहूंगी, वही इसके जवाब देंगे। दुबे साहब, जरा सरकार की ये पूरी योजना है क्या, आप किस रोड मैप के तहत इसे धरातल पर इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कुछ आपकी तैयारियां है, क्या कुछ लक्ष्य रहने वाला है आप लोगों का, जरा समझाइए, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं हैं अभी जो उत्पन्न हो रही है, शंकाओं का समाधान कीजिए। शिल्पा जी, आज की डिबेट में जिस विषय को आपने रखा है उसको ही मैं केंद्र बिंदु मानते हुए इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया है ये वही किया है जो ये पिछले 7 सालों से करते आ रहे हैं कि छोटा से छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन उसकी कुछ न कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन या उसके जो बेसिक्स हैं उसकी जानकारी हो। वो कहा जाता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज जो अभी बात उठ रही है कि क्या ये लोग इस लायक हो जाएंगे, मेरा मानना है कि सर दीज पीपल आर नॉट बीइंग लेफ्ट ऑल अलोन टू फंक्शन। ये लोग उन्हीं क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक असिस्टेंस के तौर पर बात करेंगे, जिसकी चर्चा आपने भी की थी कि हॉस्पिटल तो खुल गए, स्टेडियम में खुल गए, हर जगह खुल गए, लेकिन लोग उपलब्ध नहीं थे उनको अटेंड करने की। ऐसी अटेंडेंस को, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाना, जैसे कि ऑक्सीमीटर को चेक करना, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं जो मेरा मानना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब एक तरह का युद्ध है, और मैं चूंकि सेना से बिलोंग करता हूं, हमारे सेना में भी एक तरीका है कि जब मेन भारतीय सेना जब बैटलफील्ड को जाती है तो हमारे पास भी एक टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट है। उनको पूरी ट्रेनिंग हम नहीं देते सर, सिर्फ 1 साल में 2 महीने की ट्रेनिंग देकर के उनको हम ट्रेन करते। So this school of thought can be conceived from there also. और आइडिया बेसिकली हमारी एक ही है कि to supplement the doctors who are front line, not workers but warriors, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड वेव को जीता है, उनको और सप्लीमेंट करने की कोशिश है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यदि एमबीबीएस करना है 5 साल चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की बातें हैं 6 महीना से लेकर के 3 साल, 3.5 साल तक, 4 साल तक भी कहीं कहीं होता है। ये सब चीजें हैं, एडवांस कोर्सेज वगैरह मिला ले तो उन सब चीज को, चूंकि जो आशंकाएं हैं कि तत्काल इसकी व्यवस्था करनी है, तो उसमें 1 लाख लोगों को उपलब्ध करा देना, मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। और हम कहते हैं कि इसकी सराहना न किया जाए, लेकिन ये बड़ी संतोषजनक बात है, क्योंकि आज सराहना करने का किसी की चीज की जरूरत नहीं है। आज हमें इस बैटल को फाइट करना है with positivity and with strong preparedness। फाइट करने के लिए आप जिस तरह से 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को तैयार करने की बात इस योजना के जरिए कर रहे हैं, उनका यूज कहाँ होगा, कैसे इस्तेमाल उनका होगा,
उनके सामने क्या लक्ष्य रखे जाएंगे, उन्हें क्या काम करना होगा? डॉक्टर्स खुद ये बात जानना चाहते हैं। मुझे लगता है इस चीज को मैंने एड्रेस किया था, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा सो दैट आपके माध्यम से ये संदेश पूरा हमारे भारत को और प्रदेश को भी चला जाए कि इनका बेसिक काम ये होगा कि जो एक लिटिल स्किल्ड पर्सन कैन डू इट, सेमी स्किल्ड पर्सन कैन डू इट, उस तरह के कामों में इनको लगाया जाएगा। कैसे? नर्सिंग के क्या क्या काम हमने अपने जीवन में देखा है। बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनको आना चाहिए कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर साहब ने कितना बताया उतना कर ले, उनके बेड को ठीक करा ले, उनको बाथरूम तक असिस्टेंट करा ले, जरूरत पड़ती है तो एडमिट है तो वो देख ले, ब्लड सैंपल कैसे लेना है उसको ले ले, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके उनके सैंपल को भेज दे। These are the basic things we in a very short span of time can be done. ये सप्लीमेंट करेगा, ये अंडरमाइन नहीं कर रहा है अथॉरिटीज को, ये सप्लीमेंट करेगा उस मेडिकल डॉक्टर्स को जो अपने फील्ड के टेक्नोक्रेट हैं, उनको सप्लीमेंट करने के लिए लगाया जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा एक और क्राइटेरिया है, एज बिलो 45 ईयर्स, क्योंकि जिस तरह की क्राइसिस होती है कोरोना में, आपने तो सेकंड फेज में देखा है कि आदमी अचानक खड़े खड़े गिर जा रहा था, हॉस्पिटल के बाहर पड़ रहा था, कहीं भी कुछ हो रहा था, कहीं ऑक्सीजन की लाइन में शॉर्टेज ऑक्सीजन की हो रही थी, बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोगों पीठ पर जरूरत पड़े तो पीठ पर सिलेंडर को लेकर भागना पड़ता था। मुझे लगता है ये 1 लाख लोग यदि भारत के प्रधानमंत्री के कौशल विकास मिशन को और इसको सबको जोड़ते हुए डॉक्टर्स यानी मेडिकल के फील्ड में सपोर्ट दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है they have already done extremely well and if the support comes they will do further well if at all it comes. चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे दुबे साहब। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्रीकेश वरिष्ठ चिकित्सक है लोहिया संस्थान के, वो हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा सुनील यादव प्रांतीय अध्यक्ष है फार्मासिस्ट फेडरेशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगला सवाल मेरा डॉक्टर श्रीकेश आपसे होगा। जिस तरह से दुबे जी बता रहे हैं कि दरअसल इस योजना के जरिए डॉक्टर्स के लिए सप्लीमेंट, डॉक्टर्स के लिए एक बैकअप प्लान यहाँ पर तैयार हो रहा है, आप इस योजना को, इस पूरे प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो उद्देश्य समझ में आ रहा है वो काफी अच्छी पहल है, मैं कहूँगा। मैं इसका आपको रीजन बता दूं कि जब सेकेंड वेव आई थी, जब होली के बाद एकदम से हम बेसिकली, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी हैं और यहाँ पे हमने इस चीज को झेला है, तो एक समय ऐसा आया था, अगर आप उस चीज को अगर अध्ययन करें कि तकरीबन 30 मार्च से लेकर जो हमारा 5 मई से या कह लीजिए 10 मई तक का पीरियड था, उस दौरान इन्फेक्टिविटी मैक्सिमम थी। और बीइंग अ चिकित्सक, बीइंग अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ कोविड हॉस्पिटल, जो हमने कठिनाइयां फेस की, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हेल्थ केयर वर्कर बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे। चूंकि वैक्सीनेटेड थे तो भगवान की दया से कोई ऐसी गंभीर परिणाम नहीं निकले, लेकिन एक समय ऐसा था जब ऑलमोस्ट 70% हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड थे, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे वो स्वीपर्स हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो वेंटिलेटर टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो, जो भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उस टाइम जब पीक था, जब सबसे ज्यादा पेशेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्टिविटी की वजह से मैन पावर जो थी वो कम हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोग उससे निकल के आए। तो ये सोच अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी सेना पीछे खड़ी कर दें जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद करे। मदद छोटी छोटी तरह की हो सकती है। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है, हम सब ने देखा है पिछले 1.25 साल में कि इसमें सडन ऑनसेट बहुत ज्यादा होता है। इसमें छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन टाइमली हो जाए, वार्ड टाइमली पहुंच जाए। देखिए, मैं खुद एक सर्जन हूँ बच्चों का, कोई इमरजेंसी आती है तो मैं गोदी में भी लेके भाग लेता हूँ बच्चे को ओटी तक या कहीं तक, लेकिन कोरोना में कुछ लिमिटेशंस हो जाती है कि हमें पीपी पहनना अनिवार्य है। परिवार के लोग सामने खड़े रहते हैं पर वो उन चीजों में मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक संक्रमित मरीज है, उससे संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर हमारे पास एक प्लान बी रहेगा, हमारे पास एक उपयुक्त संख्या में लोग रहेंगे जो हमें इन सब चीजों में मदद कर पाए। देखिए, इलाज तो चिकित्सक करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और वो कर रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा सोचने की चीज नहीं है। लेकिन जो उसके टेक्निकल स्टाफ होते हैं कि जो वहां पे उसको हेल्प कर सकते हो छोटे छोटे एंगल से, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर से ले जाना हो, चाहे
उस पेशेंट की केयर हो, उसको टॉयलेट तक ले जाना, उसका डायपर चेंज करना, उसको सही से भोजन कराना, उसको सही से फिजियोथेरेपी कराना, उसकी सही से नर्सिंग केयर करना, जो कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं कहूंगा। उसके लिए अगर हम एक प्लान बी से हम एक सेना तैयार कर लेते हैं, ये सोचते हुए जो हमने पुरानी चीजों से सीखा है कि अगर हमारे पास एकदम से क्राइसिस होती है तो ये लोग हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग और बेहतर ट्रीटमेंट कर पाएंगे और हम उनसे बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। ये हम चिकित्सकों का ये मेरा मानना है, अगर ये उद्देश्य है तो बिल्कुल अगर ये प्रयास इस प्रकार से हो रहा है कि अगर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को सप्लीमेंट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए एक फोर्स बनाई जा रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर थर्ड वेव आती है या हमें फिर से क्राइसिस का सिचुएशन झेलना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो मददगार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सुनील यादव जी, आपको क्या लगता है कितनी हेल्पफुल ये प्रोग्राम साबित हो सकता है तीसरी लहर के दौरान जो संभावित बताई जा रही है? नमस्कार शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना निश्चित रूप से अगर माना जाए तो सप्लीमेंट के लिए एक अच्छी योजना होगी, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत, जैसा डॉक्टर कह रहे थे कि बेसिक जो हमारा ट्रेसिंग और ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के तीनों जो पार्ट है, इसमें ट्रेसिंग में तो हम इन लोगों को काम ले सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में शायद इनसे केवल सहयोग का काम लिया जा सकेगा। मेरा अपना एक इसमें और ब्लूप्रिंट था जो माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने भेजा था। मैंने ये कहा था कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आज आवश्यकता है मैन पावर की। मेरा थोड़ा सा इसमें चेंज करने का अपना वो है रुख है। मैं ये चाहता था कि चिकित्सा व्यवसाय या हमारा जो फार्मा का व्यवसाय है, ये परचून जैसा कोई व्यवसाय नहीं है। ये बहुत ही ट्रेंड व्यवसाय है, जो अभी डॉक्टर राजेश जी कह रहे थे कि बहुत ही टेक्निकल व्यवसाय है। यहाँ पे एक दवा वो खाली पेट खाने से कुछ और इफेक्ट करेगी, कम डोज खाने से कुछ और इफेक्ट करेगी, और ज्यादा उसका डोज बढ़ जाए या जरा वो खाली पेट ना खा के आप खाने के बाद खाएंगे तो उसका डोज इफेक्ट अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमें इनका सहायक के रूप में यूज करना है। दूसरा एक मेरा अपना सुझाव ये था कि भारत में तमाम सारे टेक्निकल लोग बेरोजगार हैं। लगभग मेरा आंकड़ा यह है, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश का कोरोना में फार्मेसी से मुझे उत्तर प्रदेश का स्टेट नोडल भी बनाया गया था। तो लगभग 14 लाख भारतवर्ष में पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं जो फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सारी चीजों का अध्ययन किए हुए हैं। ऐसे ही तमाम सारी नर्सेज हैं। उत्तर प्रदेश में केवल करीब 1.25 लाख फार्मासिस्ट, करीब 2 लाख नर्सेज हैं जो सेवा में नहीं है। तो जब हमें कोरोना वायरस इस तरीके के जो सहायक के रूप में बनाना है, और अगर हमारे पास उपलब्धता है ट्रेंड स्टाफ की, तो मेरा अपना इसमें एक सबमिशन यह है कि कोरोना वायरस की सहायक कोरोना वायरस बनाते समय क्यों ना हम उन लोगों का पहले प्रयोग कर लें जो ऑलरेडी ट्रेंड है। अगर हम उनका प्रयोग करेंगे तो उन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो शायद उनको हम थोड़ी बहुत चीजें दे करके, जो भी डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत आराम से हम उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में उपचारित कर सकें। मैं आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, जो भी डॉक्टर कह रहे थे कि वास्तव में हमारे बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो है वो संक्रमित हुए। मैं आज आपके माध्यम से हजारों कोरोना वॉरियर्स को उनकी शहादत से मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और वास्तव में उस तरह हम लोगों को लग रही थी कि कमी है, मैन पावर की कमी है, और ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से बढ़ रहा था उसमें कमी दिख रही थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े कैंप्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन कैंप्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसमें ये लोग काम करेंगे, जो हमारे प्रवक्ता जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से काम करेंगे। लेकिन टेक्निकल स्टाफ, मेरा मात्र सबमिशन माननीय प्रधानमंत्री जी से होगा कि आप जब इन 1 लाख युवाओं की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे टेक्निकल लोग जो ऑलरेडी बेरोजगार हैं, क्यों ना हम उनका उपयोग कर लें। तो सबसे पहले क्यों ना किया जाए, पहले उनका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, क्या इसको लेकर भी आप लोगों ने सोचा है? मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस पर ऑलरेडी विचार कर रही है। बस इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा बोलना मेरे लिए अभी उपयुक्त नहीं है। कुछ जानकारियां जो कि इस आज के विषय से रिलेटेड तो है, लेकिन आज के दिन नहीं चर्चा हो सकती है कि उत्तर प्रदेश ने क्या क्या तैयारी की है थर्ड फेज की, इंक्लूडिंग पेडियाट्रिक वार्ड बनाना, जो डॉक्टर साहब को जानकारी है। पहले तो मुझे थोड़ा सा
आपसे आग्रह भी करना है एक बात के लिए कि जो टाइटल आपने लिखा है सबसे बड़ा अखाड़ा, कैसे अखाड़ा है ये? आज का अखाड़ा नहीं चलेगा, आज का तो सिर्फ संवाद है। ये सभी सम्मानित लोग हैं, संवाद ही हो रही है, चर्चा ही आप भी जानती हैं कि आज के दिन डॉक्टर्स को लोग हमेशा जब परेशान हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं तो सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे कंट्राडिक्ट नहीं करना है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर अथॉरिटी, दे हैव गिवन देयर बेस्ट ऑफ लाइफ इन दिस प्रोफेशन। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी सर यही है कि आपकी जो योजना है, आपका जो रोड मैप है, हम डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सके कि वो धरातल पर जब उतरेगा तो क्या कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं, किस हद तक वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या कुछ चुनौतियां ऐसी रहेंगी, ताकि आप भी अवगत हो सके कि भाई हमको इन तमाम चीजों के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। गो अहेड सर, गो अहेड। डॉक्टर साहब लोग हैं, चिकित्सक महानुभाव हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि सर आपने आज देखा होगा पीएम की स्पीच में, ही हैज लाउडेड द पीपल हु आर वर्किंग एज आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी, एज ए हेल्थ वर्कर, घर घर गए, अभी भी जा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, उस चीज को भी लाउड किया गया सर, लेकिन उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई। मैं पहले भी आप लोगों से आग्रह कर रहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग सर। ये सबके सब आपके सपोर्टर हैं, इसलिए कि आप फ्रंट लाइन के योद्धा हैं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ डॉक्टर्स एट ऑल, वो बड़ा क्लियर है, मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं माइंड में। अगर आप और आप इजाजत दे तो मैं दो शब्द बोलूं सर। ठीक है, जी दो शब्द राजेश केसरी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप ही लोगों के अंडर में वो काम जो कि एक बहुत ज्यादा ट्रेंड व्यक्ति की जरूरत नहीं है, यदि बता दिया जाए जैसे बिस्तर पे कैसे चादर को ठीक करना है या कैसे उसको बैठा करके व्हीलचेयर पर लेके जाना है। ठीक है, शंकर दुबे जी, डॉक्टर राजेश आपसे कुछ जानना चाहते हैं, बोलिए सर। दुबे जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक तो नमस्कार, और मेरा आपसे निवेदन है, आप भी बोल रहे हैं और आप जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में बोला, क्यों हमारे देश में डॉक्टरों के साथ, चिकित्सकों के साथ इतना अन्याय हो रहा है? क्यों देश में, अगर आप सचमुच में मानते हैं कि डॉक्टर भगवान हो सकते हैं, मैं डॉक्टर केवल इसलिए बना क्योंकि मैंने अपने परिवार में डॉक्टरों की इतनी इज्जत देखी, तो मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। क्यों वो दिन आ गया है कि डॉक्टरों की मारपीट होती है, कोई कुछ नहीं बोलता? क्यों वो दिन आ गया है कि इतने जाने माने व्यक्ति टीवी पे आते हैं और सब समाज के सामने बोलते हैं कि डॉक्टरी, एलोपैथी ये तो दकियानूसी चीज़ें हैं, ये तो बेकार हैं, फिर वो मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। क्यों आप उनको चढ़ावा देते हैं? क्यों आप लोग उनके साथ रहते हैं? क्यों आप ये सब अलाउ करते हैं? क्यों डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं देते? डॉक्टर अपनी जान दे रहे हैं और उनकी तनख्वाह जो है, कितने दबाव में वो काम कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर्स को इज्जत नहीं देते आप लोग? भी है। और उसके बाद अब हाँ बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। कौन डॉक्टर बनना चाहेगा? किसी डॉक्टर का बेटा या बच्चे आज डॉक्टर नहीं बनना चाहते क्योंकि उनको कोई इज्जत नहीं मिल रही। और इस प्रोफेशन में क्या रखा है, अगर हमें यही सब सुनना पड़ता है, इतनी मेहनत करने के बाद, जान देने के बाद भी। माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी, मेरी मजबूरी है, यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्नल शंकर दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बता रहे हैं कि सरकार दरअसल किस उद्देश्य के साथ, किस रोड मैप के साथ, किस ब्लूप्रिंट के साथ इस योजना को लाई है, कैसे धरातल पर इंप्लीमेंट होगा और कैसे उसका फायदा तीसरी संभावित लहर के दौरान हम उठा सकेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से देखा, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाअभियान के ऐलान के बाद, 6 क्रैश कोर्स के ऐलान के बाद क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है, धरातल पर यह योजना कितनी प्रभावी रहने वाली है, क्या 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स काफी रहेंगे, क्या इनकी संख्या इनफ है, तीसरी लहर से निपटने में किस हद तक मदद मिल पाएगी और क्रैश कोर्स के लिए सरकार का क्या कुछ रोड मैप रहेगा। तमाम सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए कर्नल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर राजेश ने जो सवाल खड़ा किया था उसका जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से जवाब दीजिए सर, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो जी दुबे जी बोलिए, आवाज मिल पा रही है सर मेरी? लगता है संपर्क हमारा कट गया है, शंकर दुबे के पास जाएंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर श्रीकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रीकेश, आपका मत अब फिलहाल क्या कहता है? आपको क्या लग रहा है 2 से 3 महीने के अंदर इन लोगों को, इनके स्किल्स को ट्रेन करते हुए
इनका इस्तेमाल तीसरी लहर में अगर किया जाएगा तो किस हद तक वो प्रभावी साबित हो सकते हैं और उनका क्या रोल रहेगा, वो शंकर दुबे जी आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस जंग में कितनी मजबूती ये लोग प्रदान कर पाएंगे कोरोना के खिलाफ? देखिए ट्रेनिंग किसी भी, खासकर मेडिकल फील्ड में तो ट्रेनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी एक चिकित्सक है, उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ होता है, वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड अटेंडेंट होते हैं, या उससे भी उसके साथ जो भी हमारा पैराफर्नेलिया होता है, उनकी ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए ट्रेनिंग के भी कई पार्ट होते हैं। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ स्किल ट्रेनिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग का मतलब व्यवहारिक ट्रेनिंग भी होता है कि हाउ टू डील विद द पेशेंट्स, मेंटली भी कैसे उनके साथ हमें डील करना है। देखिए सबसे बड़ी समस्या कोरोना में क्या है कि जब कोई मरीज आता है तो वो आइसोलेट होता है, वो अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं होता, ठीक है। आप खुद इस चीज की कल्पना करिए, हम में से सबके घरों में कोई ना कोई कोरोना का शिकार हुआ है और कईयों में घरों में तो हमने लोगों को खोया भी है। तो एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, जिसको अस्पताल में हम भर्ती कर रहे हैं और जिसके सामने चिकित्सक का भी चेहरा, पैरामेडिकल स्टाफ का भी चेहरा क्लियर नहीं है, सबने पीपी किट पहन रखी है, एक अलग वातावरण है, वहां पे कोई अटेंडेंट नहीं है और उसको वो किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन के सोर्स पे है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो एनआरवी हो, चाहे वो किसी तरह की नॉन वेंटिलेशन या वेंटिलेशन की प्रणाली हो, तो सबसे बड़ा सहयोग होता है जो मेंटल स्ट्रेस डीबस्टर की तरह उससे उनसे संवाद बनाना और उनको ये विश्वास दिलाना हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कहा, ट्रेनिंग का एस्पेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ मशीन की तरह ट्रेनिंग लेके आके उनको डील करें। व्यवहारिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जो कि हम इनकलकेट कर भी रहे हैं। देखिए कोरोना एक नई बीमारी थी, हम करीब 1.25 साल से उस चीज से जूझ रहे हैं और हमने उससे धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखा भी है और सीख भी रहे हैं ग्रेजुअली, जैसा कहें। तो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में मेरा अभी बहुत ज्यादा, मैंने उस विषय में अभी ना लिटरेचर आया है, ना ये ना कि किस प्रकार की उनकी ट्रेनिंग होगी या क्या करिकुलम उनका होगा, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि उनके साथ साथ हमें एक व्यवहारिक ट्रेनिंग भी करानी है, क्योंकि जब एक चिकित्सक या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो वार्ड में होता है कोरोना का, वो खुद भी स्ट्रेस में होता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल अपनी ड्रेस में नहीं होता है, वो एक पीपी में होता है और उसे हमेशा एक मन में भावना होती है कि मैं भी कहीं संक्रमित ना हो जाऊं, मैं संक्रमित होने के चांसेस उसमें रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। तो ट्रेनिंग हम कराएं, ट्रेनिंग से हमें डेफिनेटली मदद मिलेगी। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं एक वर्कफोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा और साथ ही साथ उनका व्यवहारिक ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह से अपने को मेंटली तैयार करें कि जब वो मरीज के समीप रहें तो ये मान के चले कि भाई मरीज को सिर्फ हमें ट्रीटमेंट के असेसमेंट में ही मदद नहीं करनी है, बल्कि मेंटली और भी चीजों में भी हमें उनका ध्यान रखना है। शंकर दुबे जी, सुना आपने, इन तमाम एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना होगा अपने इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने जो बोला है ना, ये एक ऐसा सजेशन है जो बहुत वैल्यूएबल है और इसको जो कोर्स लोग प्लान कर रहे हैं ट्रेनर, मैं आपको इतना कर सकता हूं कि आई कैन शो यू अ लेटर दैट आई विल सेंड इट टू द पीपल कंसर्न, जिसमें कौशल विकास में अपने डॉक्टर एम एन पांडे जी हैं, मैथिनाथ पांडे जी इसी प्रदेश के हैं जो कि कौशल विकास के मंत्री भी हैं। मैं भेजूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो कहा है इसको मैं हृदय से समझा हूँ, ये बिल्कुल जरूरी है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिडिको एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन लेवल उनका ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ वो जा रहे हैं उसके साथ आत्मसात करके वो काम करे, then they will prove to be the helpful, otherwise our whole exercise will be futile। इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। The basic responsibility rests with the doctor only, saving life, क्योंकि वही है जो डिसाइड करेंगे हमारे फेट को। डॉक्टर साहब ने एक और विषय उठाया जो थोड़ा सा विषयांतर हो गया था। वो डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं जितना आपको समझ पा रहा हूँ यही बैठे बैठे, अभी तक तो मिला नहीं हूँ, जो आप घटना कह रहे थे ना, आप जैसे डॉक्टर्स के साथ नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ, ये मेरा मानना है। कम से कम मैं तो नहीं किया और ना ही मैं अपने जानने वाले लोगों को करने दूंगा। पार्टी भी नहीं करने देती ऐसा, क्योंकि हम लोग तो जाने ही जाते हैं इसके लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से हॉस्पिटल में जितना तामीरदार, जिसको तीमारदार हम लोग कहते हैं, जो उनके अटेंडेंट होते हैं, आते हैं, जितनी बड़ी वो गलती कर जाते हैं तो मैं करके, वहीं पर कहीं यंग डॉक्टर एक आध जो इमैच्योर होते हैं वो कुछ कर जाते हैं और उनकी रक्षा में फिर पूरी तरह की एक तरह से फौज के तरह से मामला हो जाता है, which has to be eradicated out of the system। इसको ना आप अप्रिशिएट करेंगे ना हम अप्रिशिएट करेंगे।
जब एक बार हम कह रहे हैं कि जीवन रक्षक हमारे चिकित्सक हैं, तो उनका सम्मान उसी लेवल पर होगा। आपने देखा तो होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि देश के सैनिकों के लिए, मैं उस पर थोड़ा सा उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मुझे कर्नल इन द आर्मी, जब वो कहते हैं कि भाई सैनिकों का उठ करके सम्मान करना चाहिए, वो अपना जीवन दे रहे हैं। आज मैं मान के चलता हूं कि जितनी लड़ाइयां सेना ने लड़ी है उसी तरह की या उससे कहीं और खराब, मतलब भयानक लड़ाई जो है ये चिकित्सक लड़ रहे हैं। हमें इन सबके साथ रहना है, इनको सपोर्ट करना है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये 1 लाख लोग आएंगे बिलो 45 इयर्स एज, ठीक है, विथ द इंक्लूजन ऑफ कौशल विकास, ये है क्या सर जो आप कह रहे हैं वो वाला, ये कोई उस किट को पहना दे, मान लीजिए कुकिंग की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए भी लोग होते हैं। अब आजकल वो तो व्यवस्था हो जाएगी, शंकर जी मेरा छोटा सा सवाल आपसे, मेरा छोटा सा सवाल सर आपसे कि 1 लाख कोरोना वॉरियर्स आप क्रिएट करने जा रहे हैं इस योजना के जरिए, बहुत अच्छी बात है, आपका उद्देश्य और भी अच्छा है, मजबूती प्रदान होगी हमारे इस जंग को जो हम कोरोना के खिलाफ एक दूसरे के सहयोग के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये संख्या सफिशिएंट रहेगी आबादी के हिसाब से? दूसरी लहर में आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, कितनी बड़ी संख्या में संक्रमण ने लोगों को अपनी चपेट में लिया। क्या सर ये 1 लाख की सेना जो तैयार होने वाली है वो काफी रहेगी? विल इट बी इनफ? मैं शिल्पा जी, या आगे से और एक्सटेंड करने का भी आपका प्लान है? लेट मी एक्सप्लेन। आपकी बातों का मैं पूरा सम्मान, सहमत और स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहता हूं कि ये पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना और भी है कि जो कुछ भी हो रहा है एक अच्छी शुरुआत हो रही है। चैरिटी हैज बिगन फ्रॉम होम, एक अच्छी काम कहते हैं ना कि चैरिटी मस्ट बिगन फ्रॉम होम। होम में हमने अपने लेवल पर कुछ शुरुआत करी है। हमने कभी सोचा था क्या कि सेकंड लहर भी इतनी खतरनाक हो सकती है? आप डॉक्टर साहब से कभी पूछिएगा, डॉक्टर साहब भी कहते होंगे कि ये सोच से ज्यादा भयानक हो गई। वार्निंग तो थी इसकी, ये सेकंड फेज होगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, लेकिन इससे ज्यादा भयानक ये ठीक उसी तरह से हुआ कि किसी ने 100 रुपया किसी को उधार दिया, उसका ब्याज 10 तो मांग सकता है, 15 मांग सकता है, लेकिन 100 का ब्याज 500 नहीं होता है। यदि वो जितना हमारी पहले की संख्या रही है उससे 5 गुना 7 गुना ज्यादा, उससे ज्यादा कितनी मृत्यु हुई है, मृत्यु दर देखिए। तो अब भगवान न करे, पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है इस देश के चिकित्सकों पर कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इन्हीं लोगों की सिखलाई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड वही प्रिवेंशन के एड पर ये सपोर्टर्स भी आ रहे हैं ताकि वो गलतियां हम न दोहराएं। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, प्रोटेक्शन देख ही रही है किस तरह से रोक रहे हैं लोगों को, संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि जीवन भी तो चलाना है, तो इसी में वो भी चलाना है, कौशल विकास के थ्रू लोगों को तैयार करना है। अपने डॉक्टरों से मुझे सादर आग्रह करना है कि सर, अर्जुन को अपनी मछली की आंख देखनी होती है, ये शास्त्रों में लिखा है। जब आप जीवन के सेवियर हैं, इक्का दुक्का लोग यदि कुछ कह भी देते हैं तो क्या एज ए गुड सोल्जर, एज ए गुड मेडिकल सोल्जर, will you stop in the mission? They should not deter you from your mission what you have, and I wish you all the best. You should do much better as you are doing. My regards. ठीक है शंकर जी, एक और मेरा सवाल आपसे ये कि ये आपकी योजना जिसमें आप 1 लाख लोगों को कोरोना वॉरियर बनाएंगे, ये चिकित्सीय क्षेत्र से ही होंगे या फिर गैर चिकित्सीय क्षेत्र से भी आप लोगों को उठाएंगे, उन्हें भी रोजगार देंगे? ये कंफ्यूजन की स्थिति है, जरा इसे स्पष्ट करें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले शायद एक चिकित्सक महोदय ने कहा था कि हमारे देश के अंदर 14 लाख लोग ऐसे हैं जो कुछ क्वालिफाइड हैं, फार्मासिस्ट में को उनका कहीं ना कहीं समायोजन भी हुआ है, कुछ खाली भी लोग बैठे हुए हैं। ये तो वॉलंटियर्स लिए जाएंगे, पूछे जाएंगे, कुछ लोग उस बैकग्राउंड के साथ आएंगे, कुछ लोग उसके बिना बैकग्राउंड के आएंगे, क्योंकि याद रखें हम लोग, यानी कि गैर चिकित्सीय बैकग्राउंड के साथ भी आप एक्सेप्ट करेंगे? जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। ओके। कि हमें ये मानना होगा कि बेरोजगारी भी पूर्ण रूप से भारत से थोड़ी गई है। बेरोजगारी के लिए कुछ रोजगार जरूर हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है 4 साल में 4.5 लाख कर दिया इन्होंने, ठीक है, सरकारी नौकरियां मिल गई, लेकिन पूर्ण हमने नहीं किया, कोशिश हो रही है। आपका जो सवाल है वो ये है कि ये उन सबके लिए है जो मेडिकल में रुचि रखते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर, दे आर वेलकम।
ठीक है, सबके लिए है। सुनील यादव, डॉक्टर्स के हेल्पिंग हैंड होंगे ये वॉरियर्स, ऐसे में आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर है किस हद तक आपको रिलीफ मिल पाएगा, किस हद तक आप लोग रिलैक्स फील कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे इसमें बहुत क्लियर कट ये करना है कि ये जो भी लोग तैयार होंगे, मुझे लगता है कि इनको सीधे आप ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दीजिए। हाँ। जो सरकारी अस्पताल पहले से हैं, हाँ। उनको आप टेम्पोरेरली इस तरीके की व्यवस्था से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा, अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था से हम अपने अस्पतालों को नहीं चला सकते हैं। और संभवतः कर्नल जी भी मुझसे इसमें सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश में 853 पीएचसी काम कर रही है, 3621 पीएचसी काम कर रही है। मैक्सिमम पीएचसी पे हमारे चिकित्सक नहीं है। सब सेंटर, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वो सब सेंटर है। सब सेंटरों की स्थिति यह है कि वहां पर केवल एक एएनएम होती है। उत्तराखंड हमारा बगल में, बल्कि उत्तराखंड ने थोड़ा सुधार किया है, सब सेंटर से एक फार्मासिस्ट की भी तैनाती की है, कम से कम वहाँ फर्स्ट एड मिल रहा है। तो हमें इस तरीके की, या मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रचार के लिए किया, निश्चित रूप से इसके पीछे उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इस 1 लाख से मेरा स्पष्ट मानना है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक के रूप में इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अस्पतालों में अगर हम सोचें कि हम चिकित्सालयों में इसको प्रयोग कर लेंगे तो संभवतः ये नहीं हो पाएगा। मेरा इसमें मानना स्पष्ट है कि मुझे अपने जो सब सेंटर्स हैं उस लेवल तक जा करके हमको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, या हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारी नर्सेज हैं, उनको कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर राजेश शाह को मैंने संकेत किया था, मैं स्पष्ट कर दूं कि उनको कहा जाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में दंड और पुरस्कार दोनों का प्रावधान होना चाहिए। तो अगर पुरस्कार का प्रावधान इसमें नहीं होगा, जिन्होंने कोविड में अपनी जान जोखिम पे डाल करके काम किया है, अगर वो पुरस्कार के योग्य नहीं रहे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उन लोगों को आज अस्थायी रोजगार दिए जाने की आवश्यकता है। जो अस्पतालों में पद कम है, पहले हमें उनको भरे जाने की आवश्यकता है। अस्पतालों में, जिन अस्पतालों में पदों की सृजन ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे मात्र 5 चिकित्सक, जो 24 आवर अस्पताल चलते हैं CSC, वहाँ 5 चिकित्सक काम कर रहे हैं। 24 आवर केवल 2 फार्मासिस्ट हमारा है। 24 आवर में केवल 3 स्टाफ नर्स काम कर रही है। तो हमें CSC को सुदृढ़ करना है, हमें PSC को सुदृढ़ करना। PSC पे केवल 1 चिकित्सक, वो भी ज्यादातर PSC पे नहीं है, 1 फार्मासिस्ट, वो भी ज्यादातर फार्मासिस्ट ही चला रहे हैं। सब सेंटर्स को मजबूत कर, मेरा बेसिक ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में अब हमको जाना पड़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम मजबूत नहीं कर पाए तो ये चिकित्सा व्यवस्था जो दूसरी लहर के दौरान यही देखने को मिला था कि सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर ही पड़ा था। सबसे ज्यादा संक्रमण की चपेट में गांव के लोग ही आए थे। डॉक्टर राजेश केसरी, आपके पास आते हुए अब आगे आपको किस तरह की उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाहिर तौर पर अगर इन कोरोना वॉरियर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो काफी हद तक वहां पर संक्रमण को रोका जा सकेगा अगर तीसरी लहर आती है तो, और ये किस हद तक कारगर साबित हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके मंच से एक बार फिर ये लोगों को कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमारे देश के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, और करते आ रहे हैं। No doubt। इन्होंने बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डाल के, किसी एक डॉक्टर ने किसी मरीज़ का कभी भी इलाज करने से इनकार नहीं किया। हालांकि डॉक्टर्स को पता है कि उनकी ज़िंदगी को कितना रिस्क होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, इसको सब लोगों को समझना चाहिए और इसको सराहना चाहिए, और जो डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए वो आवश्यक है। क्योंकि जब डॉक्टर्स इस मेंटल प्रेशर से बाहर आएंगे तभी तो, क्योंकि डॉक्टर्स को सपोर्ट चाहिए आपका। अगर डॉक्टर्स को पता है कि आप लोगों में विश्वास है, आप उनके साथ हैं, तो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब मैं आगे आपके सवाल पे आऊँगा कि देखिए, डॉक्टर्स जो आजकल की जो पद्धति है एलोपैथी, ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि जिस चीज़ को हम बार बार परीक्षण करते हैं, जो चीज़ सफल होती है, जो भी इलाज है, या कोई सर्जरी है या कोई दवा है, इस पे अध्ययन कई सालों से होता आ रहा है। तो हमें दवाइयों के बारे में पता होता है, टेक्निक्स के बारे में पता होता है कि इससे ये फ़ायदा होता है, इससे ये नुकसान होता है। तो हर चीज़ में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो जिससे फ़ायदा होता है
उसी को हम अपनाते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है और एक जो प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो डॉक्टर को हो, चाहे वो नर्स को हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ को हो, इसके लिए एक बेसिक नॉलेज बहुत आवश्यक है। एक प्रकार की नींव होनी चाहिए। जी ने कहा कि चद्दर बदलने के लिए या फिर पाइप चेंज करने के लिए जो मिनिमम चीजें सिखाई जानी चाहिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ, 2 से 3 महीने के अंदर सिखा दी जाएंगी। हाँ, वो तो सिखाई दी जाएगी। मैं इसी पे आ रहा हूँ कि एक ये जो बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है ये होना चाहिए। और जैसे अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे हमारे देश में ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे फार्मासिस्ट हैं और लैब टेक्नीशियन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी नौकरियां नहीं हैं। उनको इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज है। मैं किस बात पे आ रहा हूँ? मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि ये जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और जब ये लोग फील्ड में उतरेंगे, जब ये लोगों की सेवा करने जाएंगे, तो इनको जो इनकी नॉलेज होनी चाहिए वो एविडेंस बेस्ड मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से ही होनी चाहिए कि वो लोगों की मदद करें, डॉक्टर्स के डायरेक्शन में काम करें और जो करंट मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं एलोपैथी की, उसी के अनुसार काम करें। क्योंकि हमने बहुत देखा है, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस समय में क्योंकि सरकार ने भी और बहुत सारे मंच पे कुछ और पद्धतियों का बहुत प्रचार हुआ है, जैसे आयुर्वेदा, आप ये दवाई खाइए और ये प्रमाणित की है सरकार ने भी कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग अंधविश्वास में जाके ऐसी प्रैक्टिसेस करने लगे और अफसोस की बात है बहुत सारे लोगों की इससे जान भी गई। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार जिस भी चीज को आगे बढ़ाए वो चीज लोगों के फायदेमंद हो। और अब जो आपने बात की ग्रामीण प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की, हाँ, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, कई मंचों पे कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए, प्राथमिक इलाज के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ हो जो, जैसे कि कर्नल साहब ने बोला कि उनका ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन देख सके, टेम्परेचर देख सके, उनको कुछ ही समय में, मैं तो कहता हूँ 2 महीने से कम में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। फोकस करते हुए ये योजना, हाँ, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास ले जाना है ये बता सकते हैं। तो ये ग्रामीण जगह पे जहां पे डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है, उनके लिए ऐसे वर्कर बहुत ही कायम और बहुत ही सक्षम साबित होंगे। तो सरकार को ये टारगेट रखना चाहिए कि ऐसे वर्कर जब वो ट्रेन करती है वो कहाँ जाएंगे। जैसे यादव जी ने बोला, उन्होंने सही कहा, इन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद, तो वहां पर ये जरूर कारगर साबित होंगे। और ये सरकार की अच्छी पहल है अगर ये उसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं। शंकर दुबे जी, सुन रहे हैं आप, और आज का हमारा कार्यक्रम का मकसद, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, यही था कि तमाम डॉक्टर से बात करते हुए उनके मन में जो शंकाएं है या वो जो सुझाव देना चाहते हैं वो कम से कम आप लोगों तक पहुंचने चाहिए, ताकि आप आगे उन पर गौर करते हुए उन्हें इम्प्लीमेंट करने के दौरान ध्यान में रख सके। शंकर दुबे जी, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर राजेश ने जो अपना कंसर्न दिखाया है, जो डॉक्टर राजेश केसरी जी ने अपनी बात रखी है डॉक्टर्स के सम्मान के लिए, तो ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि चाहे आदमी मजबूरी में जाके कहे और चाहे दिल से कहे, डॉक्टरों का सम्मान है और वो बना रहेगा, वो हमेशा से है। आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जी। आप मेरी आवाज आ रही है आपकी स्टूडियो को? ओके। तो मेरा मानना ये है कि डॉक्टरों का सम्मान बिल्कुल सुरक्षित है पूरे देशवासियों की नजर में, क्योंकि सच्चाई जमीन पर है। रही बात आयुर्वेद के साथ बात करने की, तो देखिए ये 2 अलग अलग पद्धतियां हैं, इन दोनों की दवाई है। आपने कुछ कहा, सरकार ने जरूर उस व्यक्ति से या उस योगी जी से चिट्ठी लिखवाई कि ये बात ठीक नहीं है, आप अपने फील्ड पे ठीक हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी तैनात होता है, कोई इन्फेंट्री मैन होता है, कोई आर्टिलरी का गनर होता है, वो आर्टी से फायर करता है, सपोर्ट देता है। जो ग्राउंड का मैन होता है वो इन्फेंट्री मैन वैसे लड़ता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। तो मैं किसी के बारे में यहाँ विवाद की स्थिति में ना होकर के मैं सीधा कहूंगा कि हमारे चाहे एलोपैथी के डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो, सबका सम्मान है। और खास करके चूंकि ये लोग जीवन रक्षा के साथ डील करते हैं, इसलिए आपस में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं है। अब दूसरी बात,
कि गांव में ये लोगों को जाना चाहिए। मेरा मानना ये है सर कि आप पहले जानते हैं, आप लोग तो अनुभवी लोग हैं, सुनील सर का तो शायद अनुभव इस पूरी सिस्टम में इतना ज्यादा है कि मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए जी। कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं सर हमारे बीच में जो कि गांव में जाने से कतराते, उनकी पोस्टिंग आ जाती है और इसके बावजूद भी वो वहां जाना नहीं चाहते। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? वो तो नहीं जाएंगे, लोग महीनों छुट्टी पर हो जाते हैं। कुछ लोग है ना सर गड़बड़, कोई नर्सिंग होम खोल लेता है अपना, बार बार कहा जाता है कि आप एनपीए ले रहे हैं, लेकिन तमाम पहलुओं पर या और जगह तो नहीं हो। ये सब ठीक है, समय की थोड़ी कमी, आप सभी से जल्दी फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर श्रीकेश, आप जाते जाते क्या सुझाव देना चाहेंगे या क्या सवाल रखना चाहेंगे, बताइए सर, फाइनल कमेंट आपका। नहीं बिल्कुल, हमें एक प्लान भी तैयार करके बहुत ही तरीके से हमें सोचना होगा कि क्या क्या हम उस ट्रेनिंग में इंकलकेट करेंगे, जो मैंने अपने माध्यम से आप लोग को बताया। ट्रेनिंग हर प्रकार की हो। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब ने कही थी कि उस ट्रेनिंग में मेंटल और साथ में ये चीज भी हमें पता होना चाहिए कि डेंजर साइंस क्या है, कब हमें एक्ट करना है, मरीज को कब हमें रेफर करना है अस्पताल में और सेफली रेफर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हम पेशेंट्स को लूज ना करें अपने फर्ज। चलिए ठीक है, सुनील यादव, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना चाहेंगे सर? उनको इसमें प्रयोग किया जाए जो बेरोजगार लोग हैं। दूसरा, अभी एक पॉइंट मेरा रह गया था, अगर 1 सेकंड का टाइम है। हाँ, बोलिए सर। तो मैं ये चाह रहा था कि अक्सर अभी कहा थे सम्मान के बाद तमाम सारे हमारे जो चिकित्सक और हमारे छात्र तमाम सारे कोरोना वायरस उनके फैमिली के लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हुए हैं। हम डायरेक्ट उनके संपर्क में, मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं। सम्मान के बाद भी आपको बताएं, सारे लोगों के बारे में कहा गया कि उनके परिवारी जनों को कैंप लगा करके उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी चिकित्सक या पैरामेडिकल के परिवार को कैंप लगा करके उनको सहूलियत नहीं दी गई कि उनका भी वैक्सीनेशन हो जाए। मैं प्रवक्ता जी से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम उनके परिवार पर भी ध्यान दीजिए। तीसरा, सरकारी तंत्र निश्चित रूप से इसकी छवि पहली बार सुधरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब कम से कम प्राइवेटाइजेशन पे जोर न दें और सरकारी को और मजबूत करने का प्रयास करें। ठीक है, डॉक्टर राजेश केसरी, जल्दी से सर आपका फाइनल कमेंट। जी, मैं कहूँगा ये बहुत ही सराहनीय पहल है। हमें पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है जो ट्रेंड हो, जो फ्रंट लाइन में भी काम कर सकें और अगर कोरोना के और मरीज आएँ तो उनका इनिशियल तौर पे जांच कर सकें, उनका परीक्षण कर सकें, उनको सही समय पे डॉक्टर के पास भेज सकें। और ऐसे लोगों की आवश्यकता गांव में है, दूर दराज के इलाकों में है और उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है और ये सबके लिए फायदेमंद होगा, यानी कि कहीं भी कोई भी लूप होल बाकी न रह जाए। चलिए ठीक है, शंकर दुबे जी, आपका फाइनल कमेंट, कैसे आप तमाम डॉक्टर्स को और देश की जनता को आश्वस्त करेंगे सर, जाते जाते जल्दी से। कि शिल्पा जी, जो जनतंत्र टीवी ने आज विषय उठाया है ये तो सबसे पहले स्वागत योग्य है ताकि हमारे प्रदेश और देश के लोगों में अवेयरनेस आ जाए। दूसरी बात कि जो चिकित्सक महानुभावों ने विषय रखा है, मुझे कहीं कोई इसमें दूसरी बात नहीं करनी है सिवाय इसके कि सर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे विषय रखे हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो ये 6 कोर्सेज 26 राज्यों के 111 सेंटर्स में चलाया है, चलाने की कोशिश की है आज से, इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए और ये सब आपके लिए और हमारे समाज के लिए है। हम सबको करना चाहिए। आपके पूरे सुझाव, एक लाइन और, आपके पूरे सुझाव को किसी न किसी रूप में मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार ये जो महाअभियान के जरिए 6 क्रैश कोर्सेज के जरिए तीसरी संभावित लहर से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को क्रिएट करने की जो कोशिश हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर उनको इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर सभी फैक्टर्स को सरकार को गौर में रखना होगा, उन पर ध्यान देना होगा और प्रभावी तरीके से धरातल पर आकर इस योजना को इंप्लीमेंट करवाना होगा। कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए, जो सोचा है वो जनता तक पहुंचे। डॉक्टर्स के जो तमाम कंसर्न पॉइंट्स है उन पर गौर करते हुए
इस योजना को लागू किया जाना चाहिए ताकि 100% तरीके से इसका लाभ लोगों को मिल सके और तीसरी लहर के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूती मिल सके। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।